अभनपुर गांव के जंगल में संतोषी माँ की भक्त पीलू चिड़िया अपना एक छोटा सा नाश्ते की दुकान चलाती थी। उसके पति बंटी कबूतर एक मजदूरी का काम करता था। बहुत मेहनत के बाद भी उनकी कमाई नहीं होती थी, लेकिन पीलू संतोषी माँ की भक्ति में कमी नहीं करती थी। एक दिन बंटी जब अपने काम पर गया तो ठेकेदार ने सबको काम से निकाल दिया। मुझे अब नया ठेका नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं अब तुम लोगों को काम नहीं दे पाऊंगा। अब तुम लोग कहीं और काम देख लो। बंटी वहाँ से काम देखने लगता है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं देता है और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बंटी दुखी होकर अपने घर आता है। ये तो बहुत मुसीबत आ गई है कि आखिर आए दिन मकान मालिक किराया मांगने आता है, किराना वाला पैसे मांगने आता है। मेरे नाश्ते का काम भी अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। संतोषी माँ के लिए मुझे खीर पूरी और लाल साड़ी का भोग लगाना था, लेकिन पता नहीं कब मैं ऐसा कर पाऊंगी। हे संतोषी माँ, आप ही दया करो। पीलू संतोषी माँ का व्रत रखती है और उनसे कहती है, हे संतोषी माँ, मैं आपसे बस आपकी सेवा के लिए इतना मांग रही हूँ कि मैं आपको हलवा पूरी का भोग लगा सकूं और लाल साड़ी भेंट कर सकूं। मुझे पता है कि आप सब जानती है कि आपकी ये बेटी किस मुसीबत में है। उस रात पीलू को संतोषी माँ उसको नींद में दर्शन देती है। बेटी, तुमने बहुत कष्ट सही है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। मैं तेरे व्रत से बहुत खुश हूँ और अब डर मत, क्योंकि अब तेरे सारे दुख दूर होने वाले हैं। तुझे एक मदद मिलेगी। और फिर माँ अंतर ध्यान हो जाती है। अरे, मुझे संतोषी माँ ने खुद दर्शन दिए। जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी माँ। उस दिन काम की तलाश में बंटी हरिया तोता के पास जाता है। हरिया काका, मुझे कुछ काम दे दो, मेरे घर की बहुत बुरी हालत है। क्या हुआ बंटी, तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो। बंटी उन्हें पूरी बात बताता है। हमारे लिए घर का खर्च भी निकालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बंटी, मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? कोई भी काम दे दो काका, आजकल तो मशीन का जमाना है, हाथ से तो कोई काम ही नहीं होता है। पीलू बेटी को क्या क्या आता है ये बताओ मुझे। अचार पापड़ बना सकती है क्या? हाँ, पापड़ बना लेती है, लेकिन क्यों? मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं पीलू बेटी के लिए पापड़ बनाने की ऑटोमेटिक मशीन बना कर दे सकता हूँ। इससे तुम्हारी परमानेंट आमदनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ऐसा कर देंगे हरिया काका तो कमाल हो जाएगा। आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। पीलू जरूर ये सुनकर खुश हो जाएगी। बंटी पीलू को एक खबर देता है। मुझे संतोषी माँ ने दर्शन देकर आशीर्वाद दी थी। उनका आशीर्वाद खाली नहीं गया। फिर थोड़े दिनों में हरिया ऑटोमेटिक पापड़ बनाने की मशीन तैयार कर देता है। पीलू संतोषी माता की आशीर्वाद लेती है और काम शुरू कर देती है और अपनी पापड़ की दुकान चला देती है। उसकी दुकान में सुंदरी सेठानी आती है। पीलू, तुम्हारी ये नायाब पापड़ मशीन तो मैंने कभी नहीं देखी। सब संतोषी माता की दया है सुंदरी जी। मेरे पास अलग अलग तरह के पापड़ है। ठीक है, मुझे 2 किलो मिक्स पापड़ पैक कर दो। और एक के बाद एक ग्राहक पीलू की दुकान में मशीन के पापड़ खरीदने के लिए आने लगते हैं। अब पीलू बहन, तुम्हारे पापड़ तो लाजवाब है। मेरी सहेली को भी बहुत पसंद आए। ऐसा करो, 5 किलो पापड़ दे दो। जय संतोषी माँ। बबली बहन, आप बहुत अच्छी है, ये लीजिए। और जल्दी ही पीलू को फायदा होना शुरू हो जाता है। बंटी भी उसका साथ देता था और बड़े बड़े ऑर्डर्स लेकर आता था। इस तरह से संतोषी माँ के आशीर्वाद से उनका जीवन सरल हो जाता है। संतोषी माँ, आज मैं आपके लिए हलवा पूरी और लाल साड़ी लाई हूँ और मैं गरीब महिलाओं को भी प्रसाद और साड़ी दूंगी। जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। मन चाहे वरदान लो। हमें यही वरदान चाहिए। आप अपना वरदान वापस लीजिए। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी।
गोंडा नाम की राज्य में सूरजभान नाम का एक राजा राज करता था। उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र था जिसका नाम था स्वर्णपुत्र। सूरजभान अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, मगर उससे भी ज्यादा वो प्रेम करता था स्वर्ण पे, इसीलिए अपने पुत्र का नाम भी स्वर्णपुत्र रखा था। उसकी खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया के किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, सूरजभान की सोने की लालच भी अधिक होती जा रही थी। उसका दिन का अधिकांश समय खजाने में ही निकला जाता था। सोने की लालच की वजह से अक्सर वो अपने पुत्र को अनदेखा करता था। खजाने की वो कोना खाली पड़ा है, उसको भी सोने से भर देना है। मंत्री जी, इस बार की फसल के कर और एक सोने का सिक्का बढ़ा दो। जी हाँ प्रभु, अगर मगर कुछ नहीं। अरे प्रभु, इतनी फसल तो आए जो वो कोना भर दे। मंत्री की बात सुन के राजा को लगता है कि यह काम नहीं करने वाला है, मगर उसकी सोने की लालच इतना बढ़ गया था कि वह अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना में लग गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न ईश्वर दर्शन देते हुए कहते हैं, बोलो वत्स, मन चाहे वरदान लो, क्या चाहिए तुम्हें? हे भगवान, मुझे ये वरदान दे कि मैं जिस किसी वस्तु को भी छूऊं वो सोना बन जाए। ईश्वर को सूरजभान की लालच समझ में आ गई थी। वरदान देने से पूर्व उन्होंने आगाह किया, राजन, वरदान मांगने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है? तो सूरजभान संपूर्ण श्रद्धा से और विनम्र होके कहते हैं, हे ईश्वर, मैं इस विश्व के सबसे बड़ा धनी राजा बनना चाहता हूँ। हमने संपूर्ण सोच विचार कर लिया है, हमें यही वरदान चाहिए। इसकी लालच की बुद्धि सही होने वाली नहीं है, ये शंकर भगवान को पता चल गया और वो तथास्तु कहते हुए वहाँ से गायब हो गए। राजा सूरजभान यह वरदान पाकर खुशी से पागल हो गया था। दूसरे ही दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। सूरजभान बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध-बुध खोकर अपनी महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में जुट गया। उसे अपनी खान पान तक की चिंता नहीं थी। शाम को सूरजभान थक गया था, उसे जोरों से भूख भी लगी थी। अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहता है। जैसे ही सूरजभान भोजन को हाथ लगाता है, वह सोना बन जाता है। अब सोने को तो खा नहीं सकते, तो गुस्से से तिलमिलाते हुए वो उठकर बाहर आ जाता है। ऐसे ही टहलते हुए अपने उद्यान में जा पहुंचता है। वहाँ वह देखता है अपना छोटा बेटा स्वर्णपुत्र वहाँ खेल रहा है। उसकी खेल कूद देखकर राजा की मन में पुत्र वात्सल उमड़ कर आता है। कुछ क्षणों के लिए अपनी भूख भी भूल जाता है। जब स्वर्णपुत्र पिता को वहाँ उद्यान में देखते हैं तो प्रेम से दौड़ के आके गले लग जाते हैं। विधि की विपर्यास ये था कि स्वर्णपुत्र भी स्वर्ण में बदली हो गया। सूर्यभान रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप अपना वरदान वापस लीजिए। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरा लालच तांडव कर रहा था। हमें समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य होता है। हमारे लिए सबसे अमूल्य तो हमारा पुत्र स्वर्ण पुत्र है। उन्हें आप कृपया इंसान बना दीजिए। कहते हुए फिर से रोने लगता है। उस पर दया आकर ईश्वर फिर से तथास्तु बोलते हैं और हवा में लीन हो जाते हैं। स्वर्णपुत्र फिर से इंसान बनता हुआ देख सूरजभान बहुत खुश होता है और अपनी गलती की, अपनी लालसा की उसे पश्चाताप भी होता है। तो मंत्री को बुलाकर कहते हैं, मंत्री जी, अपना कोषागार जरूरतमंद और निर्धनों के लिए खुला रख दो। सूरजभान अपने पुत्र को गले लगाकर खुशी के आंसू बहाते हैं। उनका लोभ खत्म हो गया था और संतुष्टि की जीवन की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा। अरे वाह कालू भाई, क्या सोड़ा है। कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है?
भिलाईपुर के गांव में पीलू सोडा बेचा करती थी। पीलू का सोडा बहुत बिकता था। पीलू घरेलू तरीके से रंग बनाया करती थी और बहुत अच्छे से अलग अलग फ्लेवर बनाकर बेचा करती थी। ये लोगों को बहुत पसंद आता था। उसकी दुकान के सामने कालू की भी सोडा की दुकान थी, लेकिन वो बहुत ही आलसी था और पीलू की तरक्की से जलता था। सोडा ले लो सोडा, रंग बिरंगे अलग अलग फ्लेवर्स के सोडा। ऐसे फ्लेवर्स आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगे। सोडा ले लो सोडा, हाजमा ठीक करने वाला सोडा। तो टिल्लू कहता है, कालू भाई, आजकल लोग शौक के लिए सोडा पीते हैं, हाजमा ठीक करने के लिए नहीं। इसलिए हम पीलू की दुकान में जाते हैं, वहाँ एक से एक फ्लेवर के सोडे मिलते हैं। ये सुनकर कालू बहुत गुस्सा करता है। टिल्लू पीलू की दुकान जाकर पूरे परिवार के लिए सोडा ले लेता है। ये लो टिल्लू भैया, फैमिली पैक सोडा, 500 रुपए हुए। कालू सोच में पड़ जाता है। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो मुझे ये गरीब कर देगी और मुझे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। उस रात कालू जाबाज चील के पास जाता है और जंगल से एक पाउडर लेकर आता है, जिसको वो अपने सोडा में मिलाता है। अगले दिन कालू मिलावटी सोडा बेचने लगता है। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। अरे कालू भैया, तुम कहाँ से इंटरनेशनल सोडा ले आए? वो मेरे जीजाजी ने भेजे है अमेरिका से। एक बार पी के तो देखो टिल्लू भाई, बार बार पियोगे। ठीक है, एक दो, नहीं अच्छा लगा तो पैसे नहीं दूंगा। कालू टिल्लू को सोडा देता है और टिल्लू एक के बाद एक 5 सोडा पी जाता है। अरे वाह कालू भाई, क्या सोडा है! इसके सामने तो पीलू का सोडा एकदम बकवास है। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लाता हूँ। और जल्दी ही पीलू की दुकान खाली हो जाती है। कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं जाता है और सिर्फ कालू के पास ही सब सोडा पीते हैं। पीलू, तुम जंगल छोड़कर अफ्रीका चली जाओ, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं तो बर्बाद ही हो गई हूँ। ये अचानक से कालू का कौन सा जीजा जी पैदा हो गया अमेरिका में। उस रात पीलू अपनी दुकान बंद करके जा रही थी। वो बहुत उदास थी और जंगल छोड़ने के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कालू दूर जंगल में उड़ता हुआ दिखता है। अरे कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? इसका पीछा करती हूँ। और पीलू जाबाज के साथ उसके सौदे को होता हुआ देख लेती है। पीलू अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेती है और फिर कालू को वो पाउडर घर में सोडा में मिलाते हुए भी रिकॉर्ड कर लेती है। पीलू तुरंत ही हरिया इंस्पेक्टर के पास जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, कालू सोडा में नशा मिला रहा है। हरिया वो वीडियो देखता है और बहुत गुस्सा करता है। मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर हरिया सभी चिड़ियों को लेकर कालू के घर जाता है। कालू, तुम मुझे नशा वाला सोडा बेच रहे थे, अब हम सब तुम्हारा नशा उतारेंगे। ऐसे टिल्लू कहता है। कालू की बहुत पिटाई होती है और फिर उसे जेल हो जाता है। इस तरह से पीलू अपनी ईमानदारी के कारण जंगल में अकेली सोडा बेचने वाली रह जाती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कव्वी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना। मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा।
इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे एक गिलास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। लकड़ी गांव में पीलू नाम की गरीब चिड़िया रहती थी। उसको इंजीनियरिंग का काम देखना बहुत पसंद था। जब भी कोई अपना नया घर या दुकान बनाता था, पीलू उसे देर तक देखती थी। एक दिन हरिया कंस्ट्रक्टर उसको अपने पास बुलाता है और कहता है, पीलू चिड़िया, तुम्हें मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम हमेशा कंस्ट्रक्शन की जगह पहुँच जाती हो। क्यों, तुम्हें मजदूरी का काम चाहिए? हरिया काका,
मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं यहाँ मजदूरी के लिए नहीं आई हूँ। मुझे भी ऐसे ही घर बनाना है। अब मैं देख देख कर घर बनाना सीख गई हूँ। तुम गरीब लोग थोड़ी सी चीज क्या जान लेते हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हो। पता है ना, कंस्ट्रक्शन के सामान जैसे ईंट, सीमेंट, लोहे के रॉड्स कितने महंगे आते हैं। अब जाओ यहाँ से और आगे से कंस्ट्रक्शन साइट में दिखना नहीं। नाराज नहीं होइए हरिया काका, मैंने आपसे ही ये सब सीखी हूँ। आप एक दिन मुझ पर गर्व करेंगे। ऐसा कहकर पीलू अपने घर चली जाती है। उसके घर में बीमार पिता टिल्लू और बूढ़ी माँ बबली रहते थे। पीलू कहाँ चली गई थी? अरे कहीं मजदूरी कर, कुछ काम कर। घर की हालात कितनी खराब है। अभी कड़क सेठ आए थे और घर खाली करवाने की धमकी देकर गए हैं। अगर हमने उन्हें किराया नहीं दिया तो हम बेघर हो जाएंगे। माँ तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। फिर पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो अपना घर कैसे बनाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के सामान खरीदना उसकी हैसियत के बाहर था। मैं कंक्रीट के घर नहीं बनाऊंगी, मैं इको फ्रेंडली बैम्बू का घर बनाऊंगी। फिर पीलू जंगल में बैम्बू ढूंढने निकल जाती है और उसे एक जगह बहुत से बम्बू मिल जाते हैं। पीलू उन्हें काट कर एक खाली जगह इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद पीलू एक एक बम्बू को जोड़ जोड़ कर एक घर तैयार करने लगती है और 2 ही दिनों में वो एक छोटा सा घर तैयार करने। फिर पीलू उस घर को हरिया काका को दिखाती है। हरिया काका, कैसा लगा आपको मेरा ये बम्बू का घर? पीलू, तुम तो बहुत ही तेज दिमाग की हो, लेकिन ये तुम घर बेचोगी किसको? काका, ये घर मैं अपने माता पिता के लिए बनाई हूँ। हमारे पास किराया देने के लिए पैसा नहीं है, हमें अपना किराए का घर खाली करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा ये बम्बू का घर बिकवा दूंगा। तुम ऐसे ही और भी घर बनाओ, इससे तुम उधार खत्म कर सकोगी। नहीं तो एक घर बनाकर उसी में रहने से तुम्हें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारी जब कमाई ही नहीं होगी तो तुम आगे जीवन में क्या करोगी? हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अब मैं और भी बम्बू के घर बनाऊंगी। फिर हरिया एक एक करके पीलू के बम्बू के घर बिकवा देता है, जिससे पीलू को बहुत पैसे मिल जाते हैं और वो कड़क सेठ का किराया खत्म कर देती है और अपने लिए एक सुंदर सा बड़ा सा बम्बू हाउस बना लेती है। अब हरिया और पीलू बम्बू के घर का बिजनेस करने लगते हैं। ऐसे पीलू अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बालापुर में टिल्लू चिड़ा एक गरीब नाई था। वो लोगों का हेयर कट करता था और पैसे कमाकर घर चलाता था। टिल्लू अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। उसका बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे शहर जाकर कोई कारोबार करना था। एक दिन टिल्लू का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बंटी को बुलाकर कहता है, बेटा बंटी, हम खानदानी हेयर कट कर रहे हैं। मेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी इसी काम को करते हुए कमाए हैं। अब तू ही है जो ये बात नहीं समझता। मैं कितने दिन हूँ मुझे पता नहीं, इसलिए मैं तुझे एक चीज देना चाहता हूँ। ये ले, ये है वो कैंची जिसे हम सब कटिंग करते थे। ये रख और काम कर। क्या पिताजी, आपको जायदाद के नाम पर ये कैंची ही मिली थी? पता नहीं आप मुझे कभी समझ पाएंगे कि नहीं। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस कैंची को नहीं इस्तेमाल करूँगा। अरे, आप अपने पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इनकी मेहनत से ही घर का पूरा खर्चा चला है। आप इनसे माफी मांगिए। पिताजी, मुझे माफ कर दो। इसके बाद कुछ दिनों में ही टिल्लू परलोक सिधार जाता है। ये लीजिए पिताजी की कैंची, अब इससे काम शुरू कीजिए। नहीं नहीं, मैं किसी का हेयर कट नहीं करूँगा। तो फिर आप अपने पिताजी को दिया वचन नहीं निभाओगे और घर का खर्च कैसे चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं काम करने से तो मना नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ, तो फिर इस कैंची का इस्तेमाल करो और काम करो। बंटी जबरदस्ती लोगों की हेयर कटिंग शुरू कर देता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। इस वजह से गड़बड़ हेयर कट करने लगता है।
लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। एक दिन परेशान होकर बंटी जंगल में जा रहा था, तभी उसको साधु दिखते हैं। वो बहुत भूखे होते हैं। बंटी उन्हें कुछ सेब खिला देता है। साधु जी, मेरा काम में मन नहीं लगता, क्या करूं? मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। इसके बाद बंटी अपनी हेयर कटिंग की दुकान में जाता है और लोगों की कटिंग करने के लिए जैसे ही अपने पिताजी की कैंची उठाता है, वो कैंची साधु के आशीर्वाद से अपने आप हेयर कटिंग करने लगती है और जल्दी ही वो बहुत फेमस हो जाता है। वाह जी, आप तो बहुत ही कमाल के काम करने लगे हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम जानती हो पीलू, ये साधु महाराज के आशीर्वाद से हुई है। अब हम ना एक बड़ा घर खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी घर ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े हीरो उसके यहाँ हेयर कटिंग करवाने के लिए आने लगते हैं। पीलू, तुमने मुझे आलसी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने पुरखों का हेयर कटिंग का काम नहीं करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतनी तरक्की कर पाया हूँ। बड़ों का कहना मानना चाहिए जी, आपने भी वही किया। इस तरह से पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। लोगों की मन की बात जानना बहुत कठिन होता है। अब बोले ना असली बात। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक साधु के पास जाती है। साधु महाराज जी, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकूं। लोगों की मन की बात जानना बहुत कठिन होता है बेटी, लेकिन तुम्हें मैं एक सैनिटाइजर देता हूँ। तुम इससे जिस पर भी छिड़काओगी वो सच बोल पड़ेगा। अभी टीचर्स डे आने वाला है, मैं इससे बच्चों के मन की बात जान सकूंगी और उन्हें एक बेहतर स्टूडेंट बना दूंगी। ठीक है बेटी। अगले दिन फिर पीलू स्कूल जाती है और क्लासरूम में आती है। बंटी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है? ओ ना मैडम जी, टीचर्स डे की तैयारी कर रहा था तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। पीलू उस पर साधु का दिया हुआ सैनिटाइजर छिड़का देती है और वो सच बोलने लगता है। मैडम जी, मैं सो रहा था, मोबाइल में गेम खेल रहा था, होमवर्क करने का मन नहीं था और टीचर्स डे कब है मुझे पता ही नहीं। अब बोले ना असली बात। बंटी को पनिशमेंट मिलती है। कालू ये सब देखकर सोचता है, मैं ये सैनिटाइजर चुरा लूंगा। कालू पीलू के बैग से चुपचाप सैनिटाइजर चुरा लेता है। फिर वो मजे लेने लगता है। वाह भाई साहब, आपके बेटे को तो बहुत अच्छी नौकरी लगी है। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा टैलेंटेड है। आपका बेटा रिश्वत देकर नौकरी में लगा है। अरे क्या बकवास कर रही हो? और कालू हंसता है। शाम में कालू पीलू और उसके पति जाबाज के घर के पास जाते हैं। क्यों जाबाज जी, आज भी आप घर लेट आए हो, कहाँ थे? वह एक दोस्त से मिलने अस्पताल गया था। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। अरे मैं कोई अस्पताल नहीं गया था। तुम टीचर हो ना, तो तुम्हारी डांट से डर लगता है तो थोड़ा झूठ बोल दिया। मैं तो बार में गया था। हाँ, अभी मजाक चकाती हूँ तुमको। जाबाज की झाड़ू से पिटाई हो जाती है। ये देखकर कालू बहुत ही खुश होता है। तभी पीलू उससे सैनिटाइजर छीन लेती है और कालू को डांट लगती है। कालू, ये तुम स्टूडेंट्स के भले के लिए था, तुम्हारी मस्ती के लिए नहीं। अब तुम टीचर्स डे में 5 ऐसे लिख कर लाओगे। अगर कोई बहाना बनाए तो याद रखना, मेरे पास ये सच उगलने वाला सैनिटाइजर है। जी जी मैडम। ये सुनकर कालू वहाँ से भाग गया। अरे पीलू, ये साधु का दिया सैनिटाइजर इतना असरदार है, ये तुम इससे कड़क की मदद क्यों नहीं करती? सुना है वो एक बहुत बड़े चोर को पकड़कर लाया है, लेकिन वो पैसा कहाँ छुपाया है ये नहीं बता रहा है। मेरा भाई इंस्पेक्टर कड़क की भी मैं इसी सैनिटाइजर से मदद करती हूँ।
फिर पीलू कड़क के पास पुलिस स्टेशन जाती है। कड़क भाई, ये सैनिटाइजर लो और इस चोर पर छिड़का दो। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। फिर सभी बच्चे पीलू को टीचर्स डे पर बहुत सम्मान देते हैं। कालू उस पर 5 ऐसे पूरी ईमानदारी से लिख कर लाता है और सरकार भी पीलू को टीचर्स डे के दिन चोर से पैसा निकलवाने के लिए इनाम देती है। इस तरह से पीलू एक अच्छी टीचर होकर सभी स्टूडेंट्स का जीवन सुधारने में कामयाब होती है। मुझे क्या उल्लू समझे थे? हमें नहीं जाना मनाली, तू ही जा इस खटारा में। कालू एक ट्रिपल डेकर बस बनाता है। ऐसी बस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। बाजपुर के जंगल में कालू कौवा रहता था। वो हमेशा से बहुत बेकार के काम करने में रुचि रखता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अरे भाई, छुट्टियाँ आ रही है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो हरिया बोलता है, चलो हम मनाली चले। तो कालू कहता है, मनाली क्यों जाना है, कुछ बड़ा सोचो। हम लोग चांद पर चलते हैं, वहाँ घूमेंगे तो हमारी जंगल में नाम होगा। मनाली तो हर कोई जाता रहता है। नहीं भाई, मुझे तो मनाली ही जाना है। रॉकेट का पैसा कहाँ से लाएंगे? ये कहकर कालू के दोनों दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे स्कूटर में चलेंगे। ट्रिपल सवारी। अगले दिन कालू उनके सामने अपना स्कूटर लाता है। उसको देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। कालू के स्कूटर में अगल बगल 2 और स्कूटर जुड़े रहते हैं। है ना कमाल का मेरा स्कूटर, चलो अब इसमें चलते हैं। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही अच्छा आविष्कार किया है। हाँ, मुझे क्या उल्लू समझे थे। चलो अब मजे करेंगे मनाली में। इस तरह से तीनों दोस्त उस स्कूटर में निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूरी में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। अरे ये क्या, 5 किलोमीटर में ही पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ, 3 स्कूटर है ना, वजन कम करने के लिए मैंने एक ही पेट्रोल टैंक लगाया है, लेकिन 3 इंजन है तो पेट्रोल थोड़ा ज्यादा पीती है ये स्कूटर। हे भगवान, हर 5 किलोमीटर में इसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हमें नहीं जाना मनाली, तू ही जा इस खटारा में। कालू के दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अरे रुको रुको, स्कूटर को धक्का तो दे दो। कालू अपना स्कूटर धक्का देकर घर वापस लाता है और अपने पिता कड़क से कहता है, पापा, मेरे दिमाग की इस गांव में कोई कदर नहीं है। बेटा, तू कहीं नौकरी कर। तू बहुत ही बेकार की चीज बनाता है जो मुसीबत ज्यादा करती है, समाधान नहीं। मतलब तू काम ज्यादा बिगाड़ता है। लोगों के काम आएगा तो लोग तुझे पसंद करेंगे। कालू सोच में पड़ जाता है कि वो लोगों की नजर में कैसे उठे। तभी वो एक डबल डेकर बस को देखता है। पूरी बस भरी हुई थी और फिर भी लोग उसमें चढ़ रहे थे। अब मैं ऐसी बस बनाऊंगा कि लोगों की तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके बाद कालू एक ट्रिपल डेकर बस बनाता है और बड़े शान से निकलता है, लेकिन उसकी बस इतनी ऊंची होती है कि वो फोन के केबल, टीवी केबल और बिजली के तारों को तोड़ते हुए निकलती है। पूरे गांव में बिजली चली जाती है, फोन्स बंद हो जाते हैं। देखिए पिताजी, मैंने क्या नायाब चीज बनाई है, ट्रिपल डेकर बस। ऐसी बस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। अरे उल्लू कहीं का, तूने पूरे गांव की बिजली गोल कर दिया है, सारे तार तोड़ दिए। नालायक, अब तुझे सिर्फ पिटाई ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर कड़क कालू की पिटाई कर देता है। इसके बाद से कालू अपनी उटपटांग हरकतों को बंद कर देता है। फिर कालू पूरे गांव के बिजली के तार को रिपेयर करता है। इस तरह से कालू धीरे धीरे सुधर जाता है और सही चीजें करने की आदत डाल लेता है। फिर कालू का सभी लोग मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं।